मंतर सादत हसन मंटो। नन्हा राम नन्हा तो था, लेकिन शरारतों के लिहाज से बहुत बड़ा था। चेहरे से बेहद भोला भाला मालूम होता था। कोई खत या नक्श ऐसा नहीं था जो शोखी का पता दे। उसके जिस्म का हर अंग जोबहद्देपन की हद तक मोटा था। जब चलता था तो ऐसा मालूम होता था कि फुटबॉल लुढ़क रहा। उम्र बमुश्किल 8 बरस की होगी, मगर बला का ज़हीन और चालाक था। लेकिन उसकी ज़हानत और चालाकी का पता उसके सरापा से लगाना बहुत मुश्किल था। मिस्टर रामाशंकर आचार्य MALLB राम के पिता कहा करते थे कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली मिसाल इस राम ही के लिए बनाई गई है। राम के मुंह से राम राम तो किसी ने सुना नहीं था, मगर उसकी बगल में छुरी की बजाय एक छोटी सी छड़ी जरूर हुआ करती थी, जिससे वो कभी कभी डगलस फेयरबैंक्स या नी बगदादी चोर की तेगरजनी की नकल किया करता था। जब राम की माँ या नी मिसेज रामाशंकर आचार्य उसको कान से पकड़कर उसके बाप के सामने लाई तो वो बिल्कुल खामोश था। आंखें खुश्क थीं। उसका एक कान जो उसकी माँ के हाथ में था, दूसरे कान से बड़ा मालूम हो रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, मगर उसके चेहरे से पता चलता था कि वो अपनी माँ से खेल रहा है और अपने कान को माँ के हाथ में देकर एक खास किस्म का लुत्फ उठा रहा है, जिसको दूसरों पर जाहिर करना नहीं चाहता। जब राम मिस्टर शंकर आचार्य के सामने लाया गया तो वो आराम से कुर्सी पर जमकर बैठ गए कि इस नालायक के कान खींचें। हालांकि वो उसके कान खींच कर काफी से ज्यादा लंबे कर चुके थे और उसकी शरारतों में कोई फर्क न आने पाया था। वो अदालत में कानून के जोर पर बहुत कुछ कर लेते थे, मगर यहाँ इस छोटे से लौंडे के सामने उनकी कोई पेश न चलती थी। एक मर्तबा मिस्टर रामाशंकर आचार्य ने किसी शरारत पर उसको परमेश्वर के नाम से डराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था, देख राम, तू अच्छा लड़का बन जा, वरना मुझे डर है परमेश्वर तुझसे खफा हो जाएंगे। राम ने जवाब दिया था, आप भी तो खफा हो जाया करते हैं और मैं आपको मना लिया करता हूँ। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ये पूछा था, बाबूजी, ये परमेश्वर कौन है? मिस्टर शंकर आचार्य ने उसे समझाने के लिए जवाब दिया था, भगवान और कौन, हम सबसे बड़े, इस मकान जितने, इससे भी बड़े। देखो अब तू कोई शरारत न कीजिए, वरना वो तुझे मार डालेंगे। मिस्टर शंकर आचार्य ने अपने बेटे पर हैबत तारी करने के लिए परमेश्वर को इससे ज्यादा डरावनी शक्ल में पेश करने के बाद ये ख्याल कर लिया था कि अब राम सुधर जाएगा और कभी शरारत न करेगा। मगर राम जो उस वक्त खामोश बैठा था, अपने ज़हन के तराजू में परमेश्वर को तौल रहा था। कुछ देर गौर करने के बाद जब उसने बड़े भोलेपन से कहा था, बाबूजी, आप मुझे परमेश्वर दिखा दीजिए, तो मिस्टर रामाशंकर आचार्य की सारी कानूनदानी और वकालत धरी की धरी रह गई थी। किसी मुकदमे का हवाला देना होता तो वो उस फाइल को निकाल कर दिखा देते, या अगर कोई ताज़ीरात-ए-हिंद की किसी दफा के मुतल्लिक सवाल करता तो वो अपनी मेज पर से वो मोटी किताब उठाकर खोलना शुरू कर देते, जिसकी जिल्द पर उनके उस लड़के ने चाकू से बेल बूटे बना रखे थे। मगर परमेश्वर को पकड़कर कहां से लाते, जिसके मुतल्लिक उन्हें खुद अच्छी तरह मालूम नहीं था कि वो क्या है, कहाँ रहता है और क्या करता है। जिस तरह उनको ये मालूम था कि दफा 379 चोरी के फेल पर आयद होती है, इसी तरह उनको ये भी मालूम था कि मारने और पैदा करने वाले को परमेश्वर कहते हैं। और जिस तरह उनको ये मालूम नहीं था कि वो जिसके कानून बने हुए हैं, उसकी असलियत क्या है, ठीक उसी तरह उनको परमेश्वर की असलियत मालूम न थी। वो MALLB थे, मगर ये डिग्री उन्होंने नई उलझनों में फंसने के लिए नहीं बल्कि दौलत कमाने के लिए हासिल की थी। वो राम को परमेश्वर न दिखा सके और न उसको कोई माकूल जवाब ही दे सके, इसलिए कि ये सवाल उनसे इस तरह अचानक तौर पर किया गया था कि उनका दिल परेशान हो गया था। वो सिर्फ इस कदर कह सके थे, जा राम जा, मेरा दिमाग न चाट, मुझे बहुत काम करना है। उस वक्त उन्हें काम वाकई बहुत करना था, मगर वो पुरानी शिकस्तों को भूलकर फौरन ही इस नए मुकदमे का फैसला कर देना चाहते थे। उन्होंने राम की तरफ खश्म आलूद निगाहों से देखकर अपनी धर्मपत्नी से कहा, आज इसने कौन सी नई शरारत की है, मुझे जल्दी बताओ, मैं आज इसे डबल सजा दूंगा।
मिसेज आचार्य ने राम का कान छोड़ दिया और कहा कि इस मुए ने तो जिंदगी बवाल कर रखी है, जब देखो नाचना, थिरकना, कूदना, न आए की शर्म न गए का लिहाज, सुबह से मुझे सता रहा है। कई बार पीट चुकी हूँ मगर यह अपनी शरारतों से बाज ही नहीं आता। ने मत खाने में से 2 कच्चे टमाटर निकाल कर खा गया है, अब मैं सलाद में इसका सर डालूं। ये सुनकर मिस्टर शंकर आचार्य को एक धक्का सा लगा। वो ख्याल कर रहे थे कि राम के खिलाफ कोई संगीन इल्जाम होगा, मगर ये सुनकर कि उसने मत खाने से सिर्फ 2 कच्चे टमाटर निकाल कर खाए हैं, उन्हें सख्त नाउम्मीदी हुई। राम को झिड़कने और कोसने के लिए उनकी सब तैयारी एकाएक ही सर्द पड़ गई। उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनका सीना एकदम खाली हो गया, जैसे एक दफा उनके मोटर के पहिए की सारी हवा निकल गई थी। कच्चे टमाटर खाना कोई जुर्म नहीं। इसके अलावा अभी कल ही मिस्टर शंकर आचार्य के एक दोस्त ने, जो जर्मनी से तिब्बत की सनद ले आए थे, उनसे कहा था कि अपने बच्चों को खाने के साथ कच्चे टमाटर जरूर दिया कीजिए, क्योंकि उनमें कसरत से विटामिन हैं। मगर अब चूंकि वो राम को डांट डपट करने के लिए तैयार हो गए थे और उनकी बीवी की भी यही ख्वाहिश थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा गौर करने के बाद एक कानूनी नुक्ता सोचा और इस इंकशाफ पर दिल ही दिल में खुश होकर अपने बेटे से कहा, मेरे नजदीक आओ और जो कुछ मैं तुझसे पूछूं सच सच बता। मिसेज रामाशंकर आचार्य चली गईं और राम खामोशी से अपने बाप के पास खड़ा हो गया। मिस्टर रामाशंकर आचार्य ने पूछा, तूने मत खाने से 2 कच्चे टमाटर निकाल कर क्यों खाए? राम ने जवाब दिया, 2 कहाँ थे, माताजी झूठ बोलती हैं। तू ही बता कितने थे? 1.5, 1 और आधा। राम ने ये अल्फाज उंगलियों से आधे का निशान बनाकर अदा किए। दूसरे आधे से माताजी ने दोपहर को चटनी बनाई थी। चलो 1.5 ही सही, पर तूने ये वहां से उठाए क्यों? राम ने जवाब दिया, खाने के लिए। ठीक है, मगर तूने चोरी की। मिस्टर शंकर आचार्य ने कानूनी नुक्ता को पेश किया। चोरी? बाबूजी, मैंने चोरी नहीं की, टमाटर खाए हैं। मगर ये चोरी कैसे हुई? ये कहता हुआ राम फर्श पर बैठ गया और गौर से अपने बाप की तरफ देखने लगा। ये चोरी थी। दूसरे की चीज को उसकी इजाजत के बगैर उठा लेना चोरी होती है। मिस्टर शंकर आचार्य ने यूं अपने बच्चे को समझाया और ख्याल किया कि वो उनका मफहूम अच्छी तरह समझ गया है। राम ने फौरन कहा, मगर टमाटर तो हमारे अपने थे, मेरी माताजी के। मिस्टर रामाशंकर आचार्य सटपटा गए, मगर फौरन अपना मतलब वाज़ेह करने की कोशिश की। तेरी माताजी के थे, ठीक है, पर वो तेरे तो नहीं हुए। जो चीज उनकी है वो तेरी कैसे हो सकती है? देख, सामने मेज पर जो तेरा खिलौना है पड़ा है, उठा ला, मैं तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ। राम उठा और दौड़कर लकड़ी का घोड़ा उठा लाया और अपने बाप के हाथ में दे दिया। ये लीजिए। मिस्टर रामाशंकर आचार्य बोले, हाँ तो देख, ये घोड़ा तेरा है ना? जी हाँ। अब अगर मैं इसे तेरी इजाजत के बगैर उठाकर अपने पास रख लूं तो ये चोरी होगी। फिर मिस्टर रामाशंकर ने मजीद वजाहत से काम लेते हुए कहा, और मैं चोर नहीं पिताजी, आप इसे अपने पास रख सकते हैं। मैं आपको चोर नहीं कहूँगा। मेरे पास खेलने के लिए हाथी जो है, क्या आपने अभी तक देखा नहीं है? कल ही मुंशी दादा ने ला के दिया है। ठहरिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये कह वो तालियां बजाता हुआ दूसरे कमरे में चला गया और मिस्टर रामाशंकर आचार्य आंखें झपकते रह गए। दूसरे रोज मिस्टर रामाशंकर आचार्य को एक खास काम से पूना जाना पड़ा। उनकी बड़ी बहन वहीं रहती थी। एक अरसे से वो छोटे राम को देखने के लिए बेकरार थी। चुनांचे एक पंथ 2 काज के पेशे नजर मिस्टर रामाशंकर आचार्य अपने बेटे को भी साथ ले गए, मगर इस शर्त पर कि वो रास्ते में कोई शरारत न करेगा। नन्हा राम इस शर्त पर पोरबंदर स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक कायम रह सका। इधर दक्कन क्वीन चली और उधर राम के नन्हे से सीने में शरारतें मचलना शुरू हो गई। मिस्टर रामाशंकर आचार्य सेकंड क्लास कंपार्टमेंट की चौड़ी सीट पर बैठे अपने साथ वाले मुसाफिर का अखबार पढ़ रहे थे और सीट के आखिरी हिस्से पर राम खिड़की में से बाहर झांक रहा था और हवा का दबाव देखकर ये सोच रहा था कि अगर वो उसे ले उड़े तो कितना मजा आए। मिस्टर रामाशंकर आचार्य ने अपनी नक के गोशों से राम की तरफ देखा और उसको बाजू से पकड़कर नीचे बिठा दिया। तू चैन भी लेने देगा या नहीं? आराम से बैठ जा।
कहते हुए उनकी नजर राम की नई टोपी पर पड़ी जो उसके सर पर चमक रही थी। इसे उतार कर रख नालायक, हवा से उड़ जाएगी। उन्होंने राम के सर पर से टोपी उतारकर उसकी गोद में रख दी, मगर थोड़ी देर के बाद टोपी फिर राम के सर पर थी और वो खिड़की से बाहर सर निकाले दौड़ते हुए दरख्तों को गौर से देख रहा था। दरख्तों की भाग दौड़ राम के ज़हन में आंख में चौली के दिलचस्प खेल का नक्शा खींच रही थी। हवा के झोंके से अखबार दोहरा हो गया और मिस्टर रामाशंकर आचार्य ने अपने बेटे के सर को फिर खिड़की से बाहर पाया। गुस्से में उन्होंने उसका बाजू खींचकर अपने पास बिठा लिया और कहा कि अगर तू यहाँ से 1 इंच भी हिला तो तेरी खैर नहीं। ये कहकर उन्होंने टोपी उतारकर उसकी टांगों पर रख दी। इस काम से फारिग होकर उन्होंने अखबार उठाया और वो अभी उसमें वो सतर ही ढूंढ रहे थे जहाँ से उन्होंने पढ़ना छोड़ा था कि राम ने खिड़की के पास सरक कर बाहर झांकना शुरू कर दिया। टोपी उसके सर पर थी। ये देखकर मिस्टर शंकर आचार्य को सख्त गुस्सा आया। उनका हाथ भूखी चील की तरह टोपी की तरफ बढ़ा और जश्न ज़दन में वो उनकी सीट के नीचे थी। ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ कि राम को समझने का मौका ही न मिला। मुड़कर उसने अपने बाप की तरफ देखा मगर उनके हाथ खाली नजर आए। इसी परेशानी में उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे रेल की पटरी पर बहुत पीछे एक खाली कागज का टुकड़ा उड़ता नजर आया। उसने ख्याल किया कि ये मेरी टोपी है। इस ख्याल के आते ही उसके दिल को एक धक्का सा लगा। बाप की तरफ मलामत भरी नजरों से देखते हुए उसने कहा, बाबूजी, मेरी टोपी। मिस्टर शंकर आचार्य खामोश रहे। हाय मेरी टोपी, राम की आवाज बुलंद हुई। मिस्टर शंकर आचार्य कुछ न बोले। राम ने रोनी आवाज में कहा, मेरी टोपी, और अपने बाप का हाथ पकड़ लिया। मिस्टर रामाशंकर आचार्य ने उसका हाथ झटक कर कहा, गिरा दी होगी तूने, अब रोता क्यों है? इस पर राम की आंखों में 2 मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। पर धक्का तो आपने ही दिया था, उसने इतना कहा और रोने लगा। मिस्टर रामाशंकर आचार्य ने जरा डांट पिलाई तो राम ने और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब न हुए। राम का रोना सिर्फ टोपी ही बंद करा सकती थी। चुनांचे मिस्टर रामाशंकर आचार्य ने थक हार कर उससे कहा, टोपी वापस आ जाएगी, मगर शर्त यह है कि तू उसे पहनेगा नहीं। राम की आंखों में आंसू फौरन खुश्क हो गए, जैसे तपती हुई रेत में बारिश के कतरे जज्ब हो जाएं। सरक कर आगे बढ़ाया, उसे वापस ला दीजिए। मिस्टर रामाशंकर आचार्य ने कहा, ऐसे थोड़ी वापस आ जाएगी, मंत्र पढ़ना पड़ेगा। कंपार्टमेंट में सब मुसाफिर बाप बेटे की गुफ्तगू सुन रहे थे। मंत्र, ये कहते हुए राम को फौरन वो किस्सा याद आ गया जिसमें एक लड़के ने मंत्र के जरिए से दूसरों की चीजें गायब करना शुरू कर दी थी। पढ़िए पिताजी। ये कहकर वो खूब गौर से अपने बाप की तरफ देखने लगा। गोया मंत्र पढ़ते वक्त मिस्टर रामाशंकर आचार्य के गंजे सर पर सींग उगाएंगे। मिस्टर रामाशंकर आचार्य ने उस मंत्र के बोल याद करते हुए जो उन्होंने बचपन में इंद्रजाल मुकम्मल से ज़बानी याद किया था, कहा, तू फिर शरारत तो न करेगा? नहीं बाबूजी। राम ने जो मंत्र की गहराइयों में डूब रहा था, अपने बाप से शरारत न करने का वादा कर लिया। मिस्टर रामाशंकर आचार्य को मंत्र के बोल याद आ गए और उन्होंने दिल ही दिल में अपने हाफिजे की दाद देकर अपने लड़के से कहा, ले अब तू आंखें बंद कर ले। राम ने आंखें बंद कर ली और मिस्टर रामाशंकर आचार्य ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः कामेश्वरी मदमदेश उत्मादेभरे परा स्वाहा। मिस्टर रामाशंकर आचार्य का एक हाथ सीट के नीचे आ गया और स्वाहा के साथ ही राम की टोपी उसकी गुदगुदी रानों पर आ गिरी। राम ने आंखें खोल दी। टोपी उसकी चपटी नाक के नीचे पड़ी थी और मिस्टर रामाशंकर आचार्य की नुकीली नाक का पांसा नक की सुनहरी गिरफ्त के नीचे थरथरा रहा था। अदालत में मुकदमा जीतने के बाद उन पर यही कैफियत तारी हुआ करती थी। टोपी आ गई। राम ने सिर्फ इस कदर कहा और चुप हो रहा और मिस्टर रामाशंकर आचार्य राम को खामोश बैठने का हुक्म देकर अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गए। एक खबर काफी दिलचस्प और अखबारी जबान में बेहद सनसनीखेज थी। चुनांचे वो मंत्र वगैरह सब कुछ भूलकर उसमें डूब गए। दक्कन क्वीन बिजली के परों पर पूरी तेजी से उड़ रही थी।
उसके आहनी पहियों की यक आहंग गड़गड़ाहट अखबार की सनसनी पैदा करने वाले खबर की हर सतर को बड़ी सनसनीखेज बना रही थी। मिस्टर रामाशंकर आचार्य ये सतर पढ़ रहे थे। अदालत पर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ टाइपराइटर की टिक टिक सुनाई देती थी। मुलजिम एकाएकी चिल्लाया, बापूजी। न उस वक्त राम ने अपने बाप को जोर से आवाज दी, बापूजी। और मिस्टर रामाशंकर आचार्य को यूं मालूम हुआ कि ज़ेर नजर सतर के आखिरी अल्फाज कागज पर उछल पड़े। राम के थरथराते हुए होंठ बता रहे थे कि वो कुछ कहना चाहता है। मिस्टर रामाशंकर आचार्य ने जरा तेजी से कहा, क्या है? और नक के एक गोशे में से टोपी को सीट पर पड़ा देखकर इत्मीनान कर लिया। राम आगे सरक आया और कहने लगा, बापूजी, वही मंत्र पढ़िए। क्यों? ये कहते हुए मिस्टर रामाशंकर आचार्य ने राम की टोपी की तरफ गौर से देखा जो सीट के कोने में पड़ी थी। आपके कागज जो यहाँ पड़े थे, मैंने बाहर फेंक दिए हैं। राम ने इसके आगे कुछ और भी कहा, मगर मिस्टर रामाशंकर आचार्य की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बिजली की सुरह के साथ उठकर उन्होंने खिड़की में से बाहर झांक कर देखा, मगर रेल की पटड़ी के साथ तितलियों की तरह फड़फड़ाते हुए कागजों के पुर्जों के सिवा कुछ नजर न आया। तूने वो कागज फेंक दिए हैं जो यहाँ पड़े थे, उन्होंने अपने दाहिने हाथ से सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। राम ने इस बात में सर हिला दिया, आप वही मंत्र पढ़िए ना। मिस्टर रामाशंकर आचार्य को ऐसा कोई मंत्र याद न था जो सचमुच की खोई हुई चीजों को वापस ला सके। वो सख्त परेशान थे। वो कागजात जो उनके बेटे ने फेंक दिए थे, ये एक नए मुकदमे की नकल थी जिसमें 40,000 की मालियत के कानूनी कागजात पड़े थे। मिस्टर रामाशंकर आचार्य MA LLB की बाजी उनकी अपनी चाल ही से मात हो गई थी। एक लम्हे के अंदर अंदर उनको कानूनी कागजात के बारे में सैकड़ों ख्यालात आए। जाहिर है कि मिस्टर रामाशंकर आचार्य के मुवक्किल का नुकसान उनका अपना नुकसान था, मगर अब वो क्या कर सकते थे? सिर्फ ये कि अगले स्टेशन पर उतरकर रेल की पटरी के साथ साथ चलना शुरू कर दे और वहीं 15 मील तक इन कागजों की तलाश में मारे मारे फिरते रहें। मिले न मिले उनकी किस्मत। एक लम्हे के अंदर अंदर सैकड़ों बातें सोचने के बाद बिल आखिर उन्होंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि अगर तलाश पर कागजात न मिले तो वो मुवक्किल के सामने सिरे से इनकार ही कर देंगे कि उसने उनको कभी कागजात दिए थे। अखलाकी और कानूनी तौर पर सरासर नाजायज था, मगर इसके अलावा और हो भी क्या सकता था। इस तसल्ली बख्श ख्याल के बावजूद मिस्टर रामाशंकर आचार्य के हल्क में तल्खी सी पैदा हो रही थी। एकाएकी उनके दिल में आई कि कागजों की तरह वो राम को भी उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दे, मगर इस ख्वाहिश को सीने ही में दबाकर उन्होंने उसकी तरफ देखा। उसके होंठों पर एक अजीब और गरीब सा तबस्सुम मुंजमद हो रहा था। उसने हौले से कहा, बापूजी, मंत्र पढ़िए। चुपचाप बैठा रह वरना याद रख गला घोंट दूंगा। मिस्टर शंकर आचार्य भना गए। उस मुसाफिर के लबों पर जो गौर से बाप बेटे की गुफ्तगू सुन रहा था, एक माँ नीखेज मुस्कुराहट नाच रही थी। राम आगे सरक आया। बापूजी, आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। मिस्टर रामाशंकर आचार्य ने आंखें बंद न की, लेकिन राम ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम मियांग शियांग लद मुदंगा रोदमा स्वाहा। और स्वाहा के साथ ही मिस्टर रामाशंकर आचार्य की गोश्त भरी रान पर एक पुलिंदा आ गिरा। उनकी नाक का पांसा नक की सुनहरी गिरफ्त के नीचे जोर से कांपा। राम की चपटी नाक के गोल और लाल लाल नथुने भी कांप रहे थे।